हेलो फ्रेंड्स, एडुनामा में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बिहार तथ्य संग्रह। एडिटोरिया द्वारा ये बुक हाल ही में प्रकाशित की गई है। तो इससे हम शुरुआत करते हैं बिहार की राज्य व्यवस्था से। बिहार की राज्य व्यवस्था 7 नंबर चैप्टर में दिया गया है और इसके अंतर्गत हम देखेंगे राज्यपाल के बारे में, विधान परिषद, विधानसभा, मुख्यमंत्री, स्थानीय स्वशासन, न्यायपालिका, प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में देखेंगे। यदि आप वीडियो पे पहली बार देख रहे हैं और चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में से शेयर कर दें। आगे बढ़ते हैं। आइए तो हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे बिहार की राज्य व्यवस्था का। ठीक है। पृथक बिहार, एक अलग बिहार प्रांत के गठन की घोषणा 1911 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1911 में। इसके बाद 1912 ईस्वी में पृथक बिहार राज्य का गठन हुआ था। कब हुआ था बिहार राज्य का गठन? 1912 ईस्वी में। क्वेश्चन ये बीपीएससी डायरेक्ट पूछा है। अलग बिहार, पृथक बिहार राज्य में प्रथम विधानसभा चुनाव है जो 1937 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1937 ईस्वी में पृथक बिहार राज्य में प्रथम विधानसभा चुनाव हुआ था 1937 में। विधानसभा के लिए 152 तथा विधान परिषद के लिए 30 सीटों की व्यवस्था की गई थी। विधानसभा के लिए 152 तथा विधान परिषद के लिए 30 सीटों की व्यवस्था की गई थी। राज्य में 152 में से 70 निर्वाचन क्षेत्र सामान्य नागरिकों जनरल कैटेगरी के लिए, 15 अनुसूचित जाति एससी के लिए, 7 एसटी के लिए और 39 मुस्लिमों, 4 महिलाओं, 2 एंग्लो इंडियंस, 2 यूरोपियन समुदाय तथा 13 विशिष्ट क्षेत्र व्यवसाय, उद्योग, भूस्वामी, शिक्षक आदि के लिए सुरक्षित था। तो 100 याद रखिएगा, टोटल था कितना? 152 और विधान परिषद 30 सीट है। ठीक है। 1937 में पहला चुनाव हुआ था और 1911 में बिहार प्रांत के गठन की घोषणा हुई थी और 1912 में अलग बिहार का राज्य का गठन हुआ था। जब 1937 में चुनाव हुए तो 98 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की और 20 सीटों पर मुस्लिम लीग ने जीत दर्ज की। कांग्रेस को सरकार बनाने का निमंत्रण मिला। श्री कृष्ण सिंह ने कांग्रेस पार्टी के आदेश पर पद ग्रहण से पूर्व सरकार से राजनीतिक स्वायत्तता, पॉलिटिकल ऑटोनॉमी का आश्वासन मांगा। आश्वासन नहीं मिलने पर श्री कृष्ण सिंह ने मंत्रिमंडल गठन से इनकार कर दिया। ठीक है। तत्कालीन गवर्नर ने इंडिपेंडेंट पार्टी के मोहम्मद यूनुस किस पार्टी से थे? इंडिपेंडेंट पार्टी के मोहम्मद यूनुस को मार्च 1937 में एक कार्यकारी सरकार बनाने का दायित्व सौंपा। इस प्रकार सरकार का गठन कर मोहम्मद यूनुस है जो बिहार के पहले प्रधानमंत्री, या उस समय पहले प्रधानमंत्री होते थे, कहलाते थे, तो उस समय इस प्रकार सरकार का गठन कर मोहम्मद यूनुस है जो बिहार के पहले प्रधानमंत्री यानी कि मुख्यमंत्री बने। तो कौन है जो पहले बिहार के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बने? मोहम्मद यूनुस। लेकिन गवर्नर एवं कांग्रेस के मध्य सहमति होने पर 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में पहली बार कांग्रेस की सरकार बनी। कब? 20 जुलाई 1937 को, याद रखिएगा। और श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर नियुक्त हुए। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर उसके बोलते हैं जो स्पीकर आने से पहले एक सबसे जो बुजुर्ग, सबसे ज़्यादा एज वाले व्यक्ति को है जो प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है ताकि वो अगले स्पीकर को सम्मिल के उसको चुनाव कर सके। विधानसभा में 23 जुलाई 1937 ईस्वी को श्री राम दयालु सिंह अध्यक्ष तथा प्रोफेसर अब्दुल बारी उपाध्यक्ष चुने गए। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा विधानसभा के पहले प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए गए और विधानसभा में 23 जुलाई 1937 ईस्वी को श्री राम दयालु सिंह अध्यक्ष। तो बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? श्री राम दयालु सिंह थे और उसके पहले उपाध्यक्ष थे प्रोफेसर अब्दुल बारी। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन फैक्चुअल पुस्तक बीपीएससी है और दरोगा में भी ऐसा पूछा जाता है। ठीक है। 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वार में कांग्रेस के सहमति के विरुद्ध भारत को शामिल करने के मुद्दे पर कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र देकर विधानसभा भंग कर दिया। ये देखिए क्वेश्चन है, ये बीपीएससी है जो पूछा है 68 पीटी में कि द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस के सहमति के विरुद्ध भारत को शामिल करने के मुद्दे पर कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र देकर विधानसभा भंग कर दिया था। 1939 ईस्वी से 1945 ईस्वी तक विधानसभा का गठन नहीं हुआ था। ठीक है। 1939 ईस्वी से 1945 ईस्वी तक विधानसभा का गठन नहीं हुआ था। 1935 ईस्वी के अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के आधार पर 1946 ईस्वी में पुनः चुनाव री इलेक्शन हुए। कब? 1946 में। अप्रैल 1946 ईस्वी में श्री कृष्ण सिंह ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हुए मुख्यमंत्री पद संभाला। इस विधानसभा द्वारा 39 सदस्यों को संविधान सभा के लिए चुना गया। इसमें सरोजिनी नायडू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, बाबूजी जगजीवन राम आदि प्रमुख थे। स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1952 ईस्वी में।
स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव 1952 ईस्वी में हुआ था, जिसमें बिहार विधानसभा के 330 सीटों के लिए चुनाव हुए। कितने सीटों के लिए? 330। स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे। स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 237 के बीच अंतर्गत राज्य सरकारों एवं उनकी कार्य प्रणाली का वर्णन किया गया है। तो भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 237 के अंतर्गत राज्य सरकारों एवं उनकी कार्य प्रणाली का वर्णन किया गया है। अब हम देखते हैं बिहार राज्य की शासन व्यवस्था। तो बिहार की राज्य शासन व्यवस्था हम देखते हैं। तो राज्य की विधायिका, देखिए लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, इसमें आते हैं राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। उस तरीके से जैसे देश की विधायिका होती है राष्ट्रपति, उसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, वैसे ही इसमें राज्य की विधायिका में आते हैं राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। ठीक है। राज्य की कार्यपालिका देखते हैं। कार्यपालिका में राज्यपाल होते हैं, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, उसके साथ प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। स्थानीय स्वशासन, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, उसमें क्या होते हैं? पंचायती राज और नगरीय प्रशासन और पंचायती राज। आगे देखते हैं। अब देखते हैं राज्यपाल के बारे में। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्यपाल को विधायी, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका संबंधी अधिकार प्रदत्त दिए गए हैं। इन अधिकारों का उल्लेख संविधान में कितने अनुच्छेद 152 से 162 में किया गया है। राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन होता है? राज्यपाल होता है, लेकिन वह मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करता है। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल प्रत्यक्ष रूप से कार्यपालिका का प्रधान हो जाता है। अब तक बिहार में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? 8 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। आर्टिकल 356 और 365 के आधार पे ये राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। राज्य में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दिए गए निर्देशों को पालन न करने के कारण या फिर कोई राज्य में अराजकता फैलने के कारण राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अब हम देखते हैं बिहार के राज्यपालों की सूची। तो याद रखिएगा, इसमें से स्टार्टिंग 1 या 2 याद रखिएगा। ठीक है। तो सर जेम्स शिफ्टन याद रखिएगा। सर जेम्स शिफ्टन है जो पहले बिहार के राज्यपाल थे। ये 11 फरवरी 1935 से 10 मार्च 1937 तक बिहार के राज्यपाल रहे हैं। उनके बाद हैलेट आया है, तो हैलेट ऑप्शन में भी बार बार देता है, लेकिन आप हैलेट को टिक नहीं मारिएगा। ये शिफ्टन है जो बिहार के प्रथम राज्यपाल रहे हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के बाद बिहार के राज्यपाल कौन कौन बने हैं उसकी सूची है। पहला है जो जयराम दास दौलत राम, ये 15 अगस्त 1947 से 11 जनवरी 1948 तक बिहार के राज्यपाल रहे हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार के प्रथम स्वतंत्रता बाद बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दास दौलत राम। आगे और देखते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा, रामनाथ कोविंद है जो बिहार के 36वें राज्यपाल थे स्वतंत्रता बाद। ये 16 अगस्त 2015 से 21 जून 2017 तक रहे थे और ये बाद में भारत के राष्ट्रपति बने थे। अभी वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू और बिहार के वर्तमान में राज्यपाल हैं वो फागू चौहान को रिप्लेस किए राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर। आगे बढ़ते हैं। जाकिर हुसैन एवं रामनाथ कोविंद बिहार के ऐसे 2 राज्यपाल रहे जो आगे चलकर भारत के राष्ट्रपति भी बने थे। कौन कौन? जाकिर हुसैन एवं रामनाथ कोविंद। श्री फागू चौहान बिहार के 40वें राज्यपाल हैं और राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर बिहार के 41वें। राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर हैं जो 41वें हैं। ठीक है। पदासीन का मतलब क्या होता है इस समय? उसका अर्थ होता है कि उस समय राज्यपाल का पद खाली था एवं जब पद खाली हो तो राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति उस राज्य के राज्यपाल का कार्यभार संभालते हैं। अब हम देखते हैं विधान परिषद को, लेजिस्लेटिव काउंसिल। बिहार राज्य की विधायिका द्विसदनीय है। कितने हैं? द्विसदनीय, जिसमें विधान परिषद उच्च सदन है, यह एक अस्थायी सदन है, ये कभी भंग न होने वाले सदन है, लेकिन इसको भंग किया जा सकता है। विधान परिषद के गठन एवं निर्माण का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 169 में दिया गया है। विधान परिषद के गठन एवं निर्माण का वर्णन है जो संविधान के अनुच्छेद 169 में किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना का वर्णन किया गया। किसमें? 171 में विधान परिषद की जो स्ट्रक्चर है उसको वर्णन किया गया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि विधान परिषद की अधिकतम संख्या है जो विधानसभा की 1/3 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। ठीक है, अधिक नहीं हो सकती मतलब कम रहेगी।
संविधान के अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना का वर्णन किया गया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि विधान परिषद की अधिकतम संख्या विधानसभा की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती तथा न्यूनतम संख्या 40 से कम नहीं हो सकती। जो अधिकतम है जो विधानसभा की एक तिहाई, मतलब विधान परिषद की अधिकतम संख्या विधानसभा की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती और न्यूनतम संख्या 40 से कम नहीं हो सकती है। ठीक, ध्यान रखिएगा, 40 से कम नहीं, ठीक है, इक्वल टू 40 और ग्रेटर देन 40, ठीक है, नॉट लेस देन। विधान परिषद की पहली बैठक है जो 20 जनवरी 1913 को पटना कॉलेज के सभागार में हुई थी। जो विधान परिषद की पहली बैठक है जो 20 जनवरी 1913 को पटना कॉलेज के सभागार में हुई थी। इसी के आधार पर वर्ष 2013 में विधान परिषद की शताब्दी वर्ष समारोह मनाया गया। इसी के आधार पर वर्ष 2013 में विधान परिषद का शताब्दी वर्ष समारोह मनाया गया। बिहार विधान परिषद में कुल सीटों की संख्या कितनी है? 75 है। बिहार विधान परिषद में कुल सीटों की संख्या 75 है। बिहार विधान परिषद एक अस्थायी सदन होता है जो कभी भंग नहीं होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, कभी भंग नहीं होता है। इसके 1/3 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष, 1/3 × 2 याद रखिएगा, 2 साल पे 1/3 सदस्य है जो प्रति 2 वर्षों पर अवकाश छुट्टी ग्रहण कर लेते हैं, विधान पर रिटायर हो जाते हैं, हट जाते हैं। विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। जो कार्यकाल का होता है विधान परिषद में, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ना कि विधान परिषद का। विधान परिषद का कार्यकाल कोई लिमिट नहीं होता है, ये कभी भंग नहीं होता, ये एक स्थायी सदन होता है, ठीक है। तो विधान परिषद में सदस्यों के कार्यकाल है जो 6 वर्ष होता है, 6 वर्ष में, और वो है जो मेंबर है जो 1/3, ठीक है, हर एक 2 साल पे रिटायर हो जाते हैं, हट जाते हैं, अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। विधान परिषद में सदस्यों का चयन किस प्रकार से होता है ये देखते हैं। 1/3 है, 1/3 ये क्वेश्चन पूछा जाता है बीपीएससी के द्वारा, तो ध्यान रखिएगा। 1/3 सदस्य जो विधानसभा सदस्यों के द्वारा चयन किया जाता है, 1/3 है जो विधानसभा सदस्यों के द्वारा, 1/3 ये दोनों याद रखिएगा, सबसे ज्यादा है 1/3, ठीक है, स्थानीय निकायों द्वारा। तो 75 है टोटल सीट, तो 75 का 1/3 हो गया, ठीक है, 25, तो 25 इधर 25 इधर, टोटल 50 सदस्य तो ये दोनों ही डिटरमाइन कर लिए, ठीक है, विधानसभा के सदस्य और स्थानीय निकाय द्वारा। जैसे स्थानीय निकाय हो गए नगर निगम और पंचायती राज व्यवस्था। 1/6 सदस्य है जो राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। कितने राज्यपाल कितने के करते हैं? एक 1/6 को, और 1/12 है जो शिक्षकों द्वारा, और 1/12 स्नातक निर्वाचकों द्वारा, जो ग्रेजुएट इलेक्टर है उसके द्वारा किया जाता है। 1/12 याद रखिएगा, शिक्षक और स्टूडेंट, माने ग्रेजुएट माने स्टूडेंट, ठीक है, टीचर और स्टूडेंट है 1/12, और 1/6 है जो राज्यपाल, 1/6 राज्यपाल, क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1/3 है जो स्थानीय निकाय, और 1/3 है जो विधानसभा, मतलब कि लेजिस्लेटिव बॉडी 2 है, वो है जो 1/3 करता है, और ये राज्यपाल है जो 1/6, और शिक्षक और स्टूडेंट दोनों मिलकर 1/12 करते हैं। आगे बढ़ते हैं, विधानसभा के बारे में देखते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली, बिहार राज्य विधायिका के निम्न सदन जो लोअर हाउस है वो विधानसभा है। यह एक अस्थायी सदन है, ये कभी भी भंग हो सकता है। विधानसभा का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 170 में किया गया है। विधानसभा का वर्णन है जो संविधान के अनुच्छेद 170 में किया गया है। राज्य विधानसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी है? 500 तथा न्यूनतम संख्या 60 निर्धारित की गई है। राज्य विधानसभा में सीटों की अधिकतम मैक्सिमम जो नंबर है वो 500 सीट से ज़्यादा नहीं हो सकता, और न्यूनतम है जो 60 निर्धारित की गई है। 7 फरवरी 1921 को मौजूदा विधानमंडल के सभागार में प्रांतीय विधान परिषद की पहली बैठक हुई थी। इसी के आधार पर वर्ष 2021 में विधानसभा का शताब्दी वर्ष समारोह मनाया गया। तो 2021 में विधानसभा का शताब्दी वर्ष मनाया गया, और 2013 में विधान परिषद का शताब्दी वर्ष समारोह मनाया गया। बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या टोटल 243 है। बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 243 निर्धारित की गई है। अब देखते हैं बिहार विधानसभा सीटों में 38 अनुसूचित जाति एससी तथा 38 एससी तथा 2 अनुसूचित जनजाति, 2 अनुसूचित एसटी के लिए आरक्षित सीट है। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि 2 अनुसूचित जनजाति के लिए कहाँ कहाँ है, तो आगे देखते हैं। मनहारी एवं कटोरिया में से है। 38 अनुसूचित जाति, 38 है जो एससी के लिए और 2 एसटी समुदाय के लिए, ये बिहार विधानसभा सीटों में रिजर्व है। इसके अतिरिक्त एक सीट है जो एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित थी, जिसे 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2021 द्वारा खत्म कर दिया गया है, एक सीट को, ठीक है। विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल है जो 5 वर्षों का होता है। सदस्यों का कार्यकाल होता है जो 5 वर्ष होता है, लेकिन विभिन्न परिस्थितियों में इस कार्यकाल पूरा न होने के कारण इसे भंग भी किया जा सकता है।
अब देखते हैं वर्ष विधान परिषद में सदस्यों की संख्या। अब वर्ष कैसे कैसे विधानसभा में सदस्यों की संख्या बढ़ी है। ठीक है, तभी कितनी है, वर्तमान में 243 है। ठीक है, तो 1913 में कितना था, 43 था विधान परिषद में संख्या, और 1937 में विधानसभा में सदस्यों की संख्या 152। ठीक है, 1937 में 30 हो गया था विधान परिषद की संख्या और विधान परिषद में सदस्यों की संख्या, और 1952 में 331, और अभी वर्तमान में देखते हैं 2000 में था 75, और 2000 में इसमें विधानसभा में सदस्यों की संख्या 243, जो अभी भी वर्तमान में 2000 से चलाया आ रहा है 2023 तक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं मुख्यमंत्री के बारे में, चीफ मिनिस्टर के बारे में, जो अभी वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार हैं। राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है, मुख्यमंत्री। जो रियल एग्जीक्यूटिव हेड होता है मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का गठन होता है, जो अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल के सहयोग प्रदान करते हैं। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद एवं मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है तथा राज्य के विकास के लिए उत्तरदायित्व का निर्वहन करता है। मुख्यमंत्री राज्य में देश के प्रधानमंत्री के समान होता है। सामान्यतः मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन बहुमत खोने एवं अन्य विषम परिस्थितियों में पहले भी पद त्याग करना पड़ता है, जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन ये सब पास हो जाने से है जो उनको पहले इस्तीफा देना पड़ जाता है। अब हम देखते हैं बिहार के मुख्यमंत्रियों की सूची। पहला थे मोहम्मद यूनिस, जो 1 अप्रैल 1937 से 19 जुलाई 1937 तक रहे। उसके बाद सेकंड जो पूरी तरह से रहे वो श्री कृष्ण सिंह रहे, 20 जुलाई 1937 से 1939 तक रहे, और फिर 1946 से 1961 तक रहे। 1961 तक बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, पूर्ण रूप से प्रथम स्वतंत्रता बाद मुख्यमंत्री रहे ये डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। और देखते हैं, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। दीप नारायण सिंह भी रहे हैं, पहले कार्यवाहक जो रहे मुख्यमंत्री वो दीप नारायण सिंह रहे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, राष्ट्रपति शासन है जो पहली बार कब लगाया गया था, 29 जून 1968 को लगाया गया था, 26 फरवरी 1969 तक। ठीक है, तो याद रखिएगा 1968 में क्वेश्चन पूछा गया कि कब लगाया गया था पहली बार, तो 1968 में। और अब तक कितने बार लगाया गया था, 8 बार लगाया जा चुका है। ठीक है, और राष्ट्रपति शासन दूसरी बार लगाया गया था 1969 में। देख लीजिए, 1969 में लगाया गया था दूसरी बार, तीसरी बार 1972 में। तो ये खास इंपॉर्टेंट नहीं है, फर्स्ट वाला, और टोटल 8 बार लगाया गया था। 1968 में पहली बार लगाया गया था। आगे देखते हैं। और ये देख लीजिए कि राष्ट्रपति शासन है जो 8वीं बार लास्ट टाइम कब लगाया गया था, 7 मार्च 2005 को लगाया गया था, 24 नवंबर 2005 तक। 7 मार्च 2005 से 2005 तक, 24 नवंबर 2005 तक लगाया गया था। 2005 याद रखिएगा। राष्ट्रपति शासन है जो 8वीं बार लगाया था लास्ट टाइम 2005 में। अभी वर्तमान में नीतीश कुमार ये 8वीं बार, ठीक है, 8वीं बार अभी मुख्यमंत्री बने हैं। ये 10 अगस्त 2022 से भी पद पे हैं। आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उसको देख लेते हैं कि ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, मोहम्मद यूनिस 1937 में बने थे। ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री मोहम्मद यूनिस 1937 में बने थे। स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बने। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री, प्रथम हरिजन जो मुख्यमंत्री बने भोला पासवान शास्त्री। और बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री बने थे महामाया प्रसाद सिन्हा, प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा। प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर, प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी श्रीमती राबड़ी देवी। और बिहार के सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार। आगे बढ़ते हैं। ये सब सारे क्वेश्चन 1 लाइनर में पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायती राज व्यवस्था। स्वतंत्रता के बाद ही 1947 में, स्वतंत्रता उपरांत 1947 में बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में अधिनियम बनाया गया। तो सबसे पहले याद रखिएगा जो स्थानीय स्वशासन के जनक है कौन है, किसके वंश में स्टार्ट किया गया था, चोला वंश, चोला डायनेस्टी में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, चोला वंश इसी के लिए फेमस है। और आगे बढ़ते हैं। 73वें संविधान संशोधन के बाद बिहार सरकार ने बिहार पंचायती राज अधिनियम 1992 में लागू किया था। 73वें संविधान संशोधन 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद बिहार सरकार ने बिहार पंचायती राज अधिनियम 1992 लागू किया था। बलवंत राय मेहता की सिफारिश के अनुरूप त्रिस्तरीय ट्राइलेटरल व्यवस्था 2001 से कार्यरत हुआ। कब से हुआ, 2001 से। जो ट्राइलेटरल ब्लॉक लेवल, आगे ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल और ये पंचायत लेवल, 3 लेवल है जो स्थानीय स्वशासन की है। पंचायती राज व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने के लिए बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 लागू किया गया। तो ध्यान रखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहली बार देश में 2 अक्टूबर 1959 को
महात्मा गांधी की जन्म जयंती पे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट किया गया, और दूसरा आंध्र प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं बिहार पंचायती राज अधिनियम जो 2006 में आया, उसके मुख्य प्रावधान क्या क्या है, उसके निम्नलिखित है, ये हम देखते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था, कब बिहार पंचायती राज अधिनियम लाया गया था? 2006 में, ध्यान रखिएगा, बीपीएससी पूछा है। पंचायती राज के 3 स्तर हैं, ये ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है और जिला परिषद है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ठीक है, ये है जो पंचायती राज के 3 स्तरीय मैंने ट्राइलेटरल है, जो इसकी बलवंत राय मेहता की सिफारिश के अनुसार ऐसा बनाया गया था सिस्टम। महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर 50% आरक्षण होगा, ऐसा बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में दिया गया था कि महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर 50% आरक्षण दिया जाएगा। पिछड़े वर्ग ओबीसी और ईबीसी को सभी स्तरों एवं पदों पर अधिकतम 20% आरक्षण होगा। पिछड़े वर्गों को सभी स्तरों एवं पदों पर अधिकतम मैक्सिमम 20% आरक्षण दिया जाएगा। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग को सभी स्तरों पर जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण प्राप्त होगा। किसके अनुपात में? जनसंख्या के अनुपात में एससी और एसटी को दिया जाएगा रिजर्वेशन, और पिछड़े वर्ग को सभी स्तरों एवं पदों पर अधिकतम मैक्सिमम में जो 20% है जो रिजर्वेशन दिया जाएगा। एससी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइब तथा पिछड़े वर्ग का सभी स्तरों एवं पदों पर कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होगा। ये देखिए, ये है जो इंदिरा साहनी केस में है जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कैप लगा दिया गया था कि है जो 50% है जो एससी, एसटी, ओबीसी तीनों के स्तरों को मिलाकर 50% कैप से बाहर रिजर्वेशन नहीं जा सकता है। पंचायती राज के निर्वाचित पद धारकों को लोक सेवक का दर्जा प्राप्त होगा। जो पंचायती राज के निर्वाचित पद धारक है उसको लोक सेवक, ठीक है, लोक सेवक का दर्जा प्राप्त होगा। पंचायती राज का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन होगा। जो पंचायती राज का चुनाव होगा वो राज्य स्टेट इलेक्शन कमीशन के अधीन होगा, ना कि भारतीय निर्वाचन आयोग। ठीक है, तो राज्य निर्वाचन आयोग है जो पंचायती राज का चुनाव करेगी। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अधीन ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद की संरचना एवं विशेषताएं देखते हैं। हम देखते हैं ग्राम सभा के बारे में। पहला, यह पंचायती राज के अधीन सबसे बड़ी सभा होती है। ग्राम सभा में गांव के सभी मतदाता सदस्य होते हैं। ग्राम सभा क्या होता है? यह पंचायती राज के अधीन सबसे बड़ी सभा होती है। ग्राम सभा में गांव के सभी मतदाता सदस्य होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन भी पूछा गया कौन होते हैं इसके सदस्य, तो ग्राम सभा में गांव के सभी मतदाता जो वोटिंग देने वाले होते हैं वो सदस्य होते हैं। ग्राम सभा की बैठक के लिए 2 बैठकों के बीच का अंतराल 3 माह से अधिक का नहीं होगा। 1 वर्ष में 4 बैठक अनिवार्य किया गया है। तो 2 बैठकों के बीच का अंतर पूछा गया है, 3 माह से अधिक नहीं होगा। 1 वर्ष में 4 बैठक अनिवार्य किया गया है। ग्राम सभा की बैठक आयोजन मुखिया द्वारा कराया जाता है। ग्राम सभा का कोरम गणपूर्ति है जो कुल सदस्यों का 1/20 होता है। हर जगह आप देखिएगा कोरम है जो आपको 1/10 मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ग्राम सभा में जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण है जो कुल सदस्य का 1/20 होता है। ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता है जो अध्यक्षता संबंध ग्राम पंचायत के मुखिया द्वारा की जाती है तथा उनकी अनुपस्थिति में उप मुखिया द्वारा किया जाता है। ग्राम सभा का मुख्य कृत्य या कार्य विकासात्मक कार्यों में सहयोग करना, लाभुकों की पहचान करना, अंशदान देना, सौहार्द बढ़ाना तथा निगरानी समिति द्वारा कार्यों का पर्यवेक्षण करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं दूसरे ग्राम पंचायत के बारे में। निर्वाचित मुखिया, उप मुखिया एवं वार्ड सदस्यों को मिलाकर 7000 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। कितने जनसंख्या पे? 7000 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत का गठन होता है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल है जो 5 वर्ष का होता है। ग्राम पंचायत का चुनाव उसके विघटन के 6 माह के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। अगर ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का हुआ, अगर ग्राम पंचायत का चुनाव है अगर विघटन हो गया तो उसके 6 माह के अंदर है जो उसका फिर से चुनाव करा लिया जाएगा। मुखिया है जो इसका चुनाव प्रत्यक्ष मतदान डायरेक्ट इलेक्शन से द्वारा किया जाता है। उप मुखिया इनका चुनाव है जो वार्ड सदस्यों के बहुमत द्वारा अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट इलेक्शन से होता है। बहुमत बराबर होने की स्थिति में परिणाम है जो लॉटरी द्वारा तय किया जाता है। वार्ड सदस्य, प्रत्येक वार्ड के लिए एक वार्ड का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान डायरेक्ट इलेक्शन द्वारा होता है। प्रत्येक 500 जनसंख्या पर एक वार्ड सदस्य का निर्वाचन किया जाता है। प्रत्येक 500 जनसंख्या पर एक वार्ड सदस्य का निर्वाचन किया जाता है। मुखिया एवं उप मुखिया अपना त्यागपत्र किसको देगा? जिला पंचायती राज पदाधिकारी डीपीआरओ को, डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर को।
देगा डीपीआरओ जो बीपीएससी द्वारा सिलेक्ट किए जाते हैं, वो मुखिया एवं उप मुखिया अपना त्याग पत्र है जो डीपीआरओ को स्वयं लिखकर दे सकता है। वार्ड सदस्य अपना त्याग पत्र स्वयं लिखकर मुखिया को दे सकता है, जिसके 7 दिन बाद उसका पद रिक्त हो जाए। कितने दिन बाद? 7 दिन बाद। ग्राम पंचायत की बैठक के लिए गणपूर्ति सदस्यों की कुल संख्या की आधी 1/2 होगी। ग्राम पंचायत की बैठक के लिए गणपूर्ति जो कोरम है वो सदस्यों की कुल संख्या की 1/2 माने 50% होगा। अगर 100 सदस्य है तो 50 रहना चाहिए। ग्राम कचहरी अब देखते हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में न्यायिक कृत्यों के लिए एक ग्राम कचहरी होती है जो जुडिशियल एक्टिविटीज देखती है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच होता है, जो छोटे छोटे विवाद होते हैं उसको हल करते हैं, जो प्रत्यक्ष मतदान द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। ग्राम पंचायत के सभी वार्ड से एक पंच सदस्य प्रत्यक्ष मतदान द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। ग्राम पंचायत के सभी वार्ड से एक पंच सदस्य प्रत्यक्ष मतदान डायरेक्ट इलेक्शन द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। निर्वाचित पंच सदस्य एवं सरपंच अपने में से एक उप सरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट इलेक्शन द्वारा करते हैं। प्रत्येक ग्राम कचहरी की सहायता के लिए एक सचिव एवं न्याय मित्र की नियुक्ति की जाती है। सरपंच एवं उप सरपंच अपना त्याग पत्र किसको देता है? जिला पंचायती राज पदाधिकारी को देता है, डीपीआरओ। ग्राम कचहरी का कोई पंच अपना त्याग पत्र स्वलिखित आवेदन द्वारा सरपंच को देता है। ठीक है, सरपंच को देता है कौन? ग्राम कचहरी का कोई भी पंच। अब देखते हैं पंचायत समिति। पंचायत समिति प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति होती है। कहाँ पे होती है? ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार एग्जामों में कि पंचायत समिति किस स्तर पे होती है, तो ब्लॉक स्तर पे, ब्लॉक लेवल पे होती है, प्रखंड स्तर पे होती है। प्रत्येक 5000 की जनसंख्या पर एक पंचायत समिति सदस्य का निर्वाचन होता है। पंचायत समिति सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान डायरेक्ट इलेक्शन द्वारा होता है। पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन उपरांत अपने सदस्यों में से प्रमुख एवं उप प्रमुख का चुनाव करते हैं। प्रमुख एवं उप प्रमुख का चुनाव पंचायत समिति सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट इलेक्शन द्वारा किया जाता है। प्रमुख पंचायत समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। जो प्रमुख है वो पंचायत समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। प्रमुख अपना त्याग पत्र लिखित रूप में अनुमंडल दंडाधिकारी को देता है। अनुमंडल दंडाधिकारी को प्रमुख है जो अपना त्याग पत्र देता है। उप प्रमुख है जो अपना त्याग पत्र स्वलिखित रूप में प्रमुख को देता है। ठीक है। पंचायत समिति का सदस्य है जो अपना त्याग पत्र है जो स्वलिखित रूप में प्रमुख को देता है। ठीक है, प्रमुख है क्योंकि प्रमुख है जो पंचायत समिति की बैठक की अध्यक्षता करता है। अब हम देखेंगे जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। जिला स्तर पर जिला परिषद होता है। जिला परिषद जिला स्तर पे अंडरस्टैंडिंग है। जिला परिषद ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों के लिए नीति निर्धारण एवं मार्गदर्शन का काम करती है। जिला परिषद है जो ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों के लिए नीति निर्धारण एवं मार्गदर्शन का काम करती है। जिला परिषद के सदस्य लगभग 50,000 की जनसंख्या पर डायरेक्ट इलेक्शन प्रत्यक्ष मतदान द्वारा चुने जाते हैं। जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा करते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन द्वारा। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र है जो स्वलिखित रूप में जिला दंडाधिकारी को देता है तथा उपाध्यक्ष है जो अपना त्यागपत्र स्वलिखित रूप में अध्यक्ष को देता है। जिला परिषद सदस्य अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। जिला परिषद जो सदस्य है वो अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। अब हम देखते हैं पंचायती राज के सभी जनप्रतिनिधियों के निर्वाचन एवं त्यागपत्र की विधि। मुखिया है जो डायरेक्ट इलेक्ट होते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव जिनका होता है वो त्यागपत्र देते हैं जिला पंचायती राज अधिकारी डीपीआरओ। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर, ठीक है, डीपीआरओ याद रखिएगा, ये बीपीएससी द्वारा सिलेक्ट किए जाते हैं। उप मुखिया ये है जो इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। जिला पंचायती राज पदाधिकारी जो डीपीआरओ को ये भी त्यागपत्र देते हैं। तो मुखिया और उप मुखिया देते हैं डीपीआरओ को, ठीक है। और मुखिया का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, उप मुखिया का अप्रत्यक्ष होता है। वार्ड सदस्य जो मुखिया को देते हैं ये डायरेक्ट इलेक्ट होते हैं। प्रमुख है जो अप्रत्यक्ष इलेक्ट होते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं, ये अनुमंडल दंडा अधिकारी को देते हैं अपना त्यागपत्र। उप प्रमुख है जो प्रमुख को देता है, इनडायरेक्ट होता है। पंचायत समिति सदस्य प्रत्यक्ष इलेक्ट होते हैं, डायरेक्ट होते हैं, और ये प्रमुख को अपना त्यागपत्र देते हैं। जिला परिषद अध्यक्ष होते हैं जो अप्रत्यक्ष इलेक्ट होते हैं। जिला दंडा अधिकारी को ये देते हैं अपना त्यागपत्र, रेजिग्नेशन। जिला परिषद उपाध्यक्ष है जो अप्रत्यक्ष इलेक्ट होते हैं और ये जिला परिषद अध्यक्ष को अपना रेजिग्नेशन देते हैं। जिला परिषद सदस्य हैं जो डायरेक्ट होते हैं इलेक्ट, और जिला परिषद अध्यक्ष को ये त्यागपत्र देते हैं। सरपंच है जो प्रत्यक्ष रूप से इलेक्ट किए जाते हैं, और ये जिला पंचायती राज पदाधिकारी को सरपंच है जो त्यागपत्र देते हैं। सरपंच और उप सरपंच जिला पंचायत राज पदाधिकारी को और इनको देते हैं
रिजिग्नेशन, और सरपंच डायरेक्ट और उप सरपंच इनडायरेक्ट इलेक्ट होते हैं। पंच जबकि प्रत्यक्ष डायरेक्ट होते हैं, ये सरपंच को अपना त्यागपत्र देते हैं। अब हम देखेंगे नगरीय प्रशासन। नगरीय क्षेत्र में स्थानीय सुविधाओं के उद्देश्य से नगर पालिका का गठन किया गया है। 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा बिहार में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के लिए बिहार नगर पालिका अधिनियम लागू किया गया। कौन कौन? नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत। बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 में शहरी स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना नगर पंचायत, नगर परिषद एवं नगर निगम का प्रावधान किया गया है। तो पंचायती राज में भी 3 स्तरीय है और शहरी स्वशासन में भी 3 स्तरीय संरचना अपनाई गई 2007 में। नगर पंचायत, नगर परिषद एवं नगर निगम। नगर निकायों में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा डायरेक्ट इलेक्शन द्वारा 5 वर्षों के लिए सदस्यों का चयन किया जाता है। इसमें भी पंचायती राज के प्रावधानों के अनुरूप आरक्षण का व्यवस्था की गई है। नगरीय प्रशासन देखते हैं। नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत। वर्तमान में बिहार में कुल नगर निकायों की संख्या कितनी है? 261 है। वर्तमान में बिहार में कुल नगर निकायों की संख्या 261। नगर निगम कितने? 19 है। नगर परिषद 88 और नगर पंचायत 154 है। नगर निगम 19 है, सबसे बड़ा नगर निगम होता है जो अभी 19 है, और उसके बाद नगर परिषद 88 है, नगर पंचायत 154 है। तो 19, 88, 154 याद रखिएगा। बिहार में न्यायपालिका देखते हैं। राज्य की न्यायिक व्यवस्था में हाईकोर्ट पटना, उच्च न्यायालय पटना का स्थान शीर्ष पे है। पटना हाईकोर्ट का गठन है जो भारत सरकार अधिनियम 1909 के अंतर्गत 3 फरवरी 1916 को किया गया था। राज्य की न्यायिक व्यवस्था में पटना हाईकोर्ट का स्थान शीर्ष पे है। पटना हाईकोर्ट का गठन है जो भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम किसने? 1909 के द्वारा 3 फरवरी 1916 को किया गया था। ध्यान रखिएगा इसको। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं सर एडवर्ड मेनार्ड डेस चैम्प्स कैमियर जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश पटना हाईकोर्ट के हैं। सर एडवर्ड कैमियर याद रखिए, सर एडवर्ड कैमियर, ठीक है। उच्च न्यायालय पटना में मुख्य न्यायाधीश सहित 29 न्यायाधीश हैं तथा 14 अतिरिक्त न्यायाधीश है। अभी उच्च न्यायालय पटना में मुख्य न्यायाधीश सहित मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है? केवी चंद्रन है। राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर अभी बिहार के राज्यपाल हैं। केवी चंद्रन है जो मुख्य न्यायाधीश है पटना हाईकोर्ट के। 29 न्यायाधीश हैं तथा 14 अतिरिक्त न्यायाधीश हैं। बिहार के न्यायिक व्यवस्था में जिला एवं अनुमंडल स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय हैं। बिहार के न्यायिक व्यवस्था में जिला एवं डिस्ट्रिक्ट एवं ये जो सब डिवीजन स्तर पे अधीनस्थ न्यायालय हैं। प्रशासनिक व्यवस्था देखते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य को प्रशासनिक रूप से विभाजित किया गया है। प्रशासनिक इकाई, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, और उसके प्रशासनिक उच्च पदाधिकारी देखते हैं आगे। राज्य का जो हेड होता है, प्रशासनिक उच्च पदाधिकारी होता है, मुख्य सचिव होता है, चीफ सेक्रेटरी होता है। अभी कौन है चीफ सेक्रेटरी? अमीर सुबहानी है जो बिहार के मुख्य सचिव हैं। प्रमंडल ये कमिश्नर होते हैं जो प्रमंडल के उच्च पदाधिकारी होते हैं। जिला के जिला पदाधिकारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, अनुमंडल के अनुमंडल पदाधिकारी सब डिविजनल ऑफिसर, ठीक है। प्रखंड एसडीएम जिसे बोलते हैं। प्रखंड अंचल के होते हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ, और अंचल पदाधिकारी सीओ सर्कल ऑफिसर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और सर्कल ऑफिसर। प्रशासनिक दृष्टि से राज्य का प्रशासनिक प्रधान मुख्य सचिव होता है। मुख्य सचिव सचिवालय का प्रधान होता है। मुख्य सचिव का समस्त विभागों पर नियंत्रण होता है। मुख्य सचिव मुख्यमंत्री का प्रधान सलाहकार भी होता है। मुख्य सचिव मंत्रिमंडल का भी सचिव होता है। वह मंत्रिमंडल की बैठकों का प्रबंधन करता है। कौन मुख्य सचिव? अभी कौन है? अमीर सुबहानी बिहार के मुख्य सचिव है। तो फ्रेंड्स, हमने आज बिहार के राज्य व्यवस्था को कंप्लीट कर लिया है पहले पार्ट में, और आगे सीरीज में हिस्ट्री और ज्योग्राफी इकोनॉमी को कंप्लीट किया जाएगा। बिहार को आगे आते हुए जैसे भी बिहार बीपीएससी 69 पीटी आने वाला है, तो इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बुक हो जाता है। तो आप अपने दोस्तों में इसे वीडियो को शेयर करें और खुद सब्सक्राइब कर ले अपने पहले चैनल पे आए हैं तो, और लाइक कर ले और कमेंट में अपना सजेशन डालना ना भूले। धन्यवाद।